हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी हेल्थ का और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो होगा सैम्पल पेपर के ऊपर। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का वो है 15 और 16 तारीख को, है ना। 15-16 फरवरी को एग्ज़ाम है और बहुत सारे स्टूडेंट जो है जो रोशन साई स्टडी पॉइंट पे स्टडी कर रहे हैं, उनको मालूम है कि भाई पूरा सिलेबस रोशन साई स्टडी पॉइंट पे करवा दिया गया है ना। वो चाहे चैप्टर की वीडियो हो, वो चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो, वो चाहे एमसीक्यू की वीडियो है ना। एमसीक्यू की भी बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है, कुछ चैप्टर करवाने बाकी है, वो भी मैं बना दूंगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि भैया ये पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ये क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को तैयार किया जाएगा, वो हमें समझना है। अब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखी, सैम्पल पेपर की वीडियो तो बना रखी है, उसमें बता रखा है कि भाई ये पेपर कर लो, इसी में से सारे क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ऐसा ऐसा कुछ। देखो भाई, ये सैम्पल पेपर है सिर्फ, और सैम्पल पेपर का मतलब, सैम्पल पेपर करने का मतलब क्या है कि इसके थ्रू हम अपने पेपर के डिजाइन को समझ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा। इसमें से एक आध क्वेश्चन टकरा सकते हैं, लेकिन इसका मेन पर्पस यही है सैम्पल पेपर को करने का कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर का डिजाइन समझ में आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को सॉल्व करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अपने पेपर के पैटर्न को समझने वाले हैं। जो भी इसमें क्वेश्चन बता रखे हैं उसको समझने से पहले हम पहले अपने पेपर के पैटर्न को समझ लेते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाएगा। उससे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि रोशन साई स्टडी पॉइंट पे जितने भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं उन लोगों से अनुरोध है, अगर अभी तक आप लोगों ने सभी वीडियो को नहीं देखा है, सभी चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है, तो एक बार जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद अगर आप सैम्पल पेपर में क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि आप चैप्टर को समझ चुके होंगे, तो ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार आप चैप्टर की वीडियो को तो कम से कम जरूर देखें। एनिमेशन के थ्रू सारा कुछ समझा रखा है और बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाया है। पूरे यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, तो जल्दी से जाइए, अगर चैप्टर की वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए, अब सबसे पहले हम अपने इस पेपर के पैटर्न को समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो 80 नंबर का आपको एग्जाम होने वाला है। ठीक है, और टोटल जो समय दिया जाएगा आप लोगों को 3 घंटे का समय रहेगा। ठीक, अब देखिए, टोटल जो प्रश्नों की संख्या रहने वाली है वो कितने रहेंगे, 30। टोटल क्वेश्चन कितने आने वाले, 30। अब शुरुआती अगर हम बात करें 1 से लेकर 12 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, यानी कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये एमसीक्यू वाले हैं जिसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको टिक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन जो हमारा है 13 से लेकर 18 तक, ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इसके उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देने हैं। ठीक है, तो ये आप करें, कम से कम 50 शब्दों में तो कम से कम उत्तर आप करें ही करें। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 19 से लेकर 23 तक रहेगा। कितने से, 19 से लेकर 23 तक, ये 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है जो कि थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इसका जो आंसर हम करेंगे वो 100 शब्दों में करेंगे। ठीक है, 100 वर्ड्स आपके होने चाहिए। उसके बाद 24 से लेकर 26 तक जो है वो गद्यांश, कार्टून और चित्र आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसी के अनुसार आपको चित्र देख के, गद्यांश पढ़ के, कार्टून जो दे रखे हैं उसको देखकर आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है भाई। कुल मिला के कितने, 4 क्वेश्चन है, 4 यानी कि 24, पूरे 24 नंबर तो भाई आपको इसी के मिलने हैं। तो 6 नंबर तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ही 6 नंबर का है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता हूं उसमें मैं कोशिश करता हूं कि लॉन्ग क्वेश्चन को ही ज़्यादा डालूं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन ही उसमें होते हैं, ताकि कम से कम लॉन्ग क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो उसी से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये 27 से लेकर 30 तक जो है 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन का आंसर जो है हमें कितने वर्ड में करने होते हैं, 170 वर्ड्स में करने होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन में हमारे को क्या दिए गए हैं, जो 6 नंबर के जितने भी क्वेश्चन है उसमें आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, यानी कि 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक आपको करने हैं। तो ये आपके क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न जो था ना, जो भी दिशा निर्देश रहेगा क्वेश्चन पेपर का, वो पूरा समझा दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के बाद आप तो ये समझ गए भाई कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा रहेगा, जो भी दिशा निर्देश है क्वेश्चन पेपर का वो समझ गए आप। अब एग्जाम में बैठने जाएंगे ना आप 15-16 तारीख को, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है आप, क्योंकि यहाँ पे देख चुकी हैं, तो यही सारी चीजें वहां पे लिखी होंगी। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखना स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने अधिकार की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है,
ये जो जर्मन के दार्शनिक थे इमैनुएल कांट, उन्होंने कौन से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने नैतिक अधिकार की जो अवधारणा थी उसको प्रस्तुत की थी। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या है, सही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है अर्ध आदेशात्मक प्रणाली के विषय में क्या सही है। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई जो देशों में जो शासन की जो व्यवस्था होती है, 3 प्रकार की हम शासन की व्यवस्था को समझ चुके हैं कार्यपालिका वाले चैप्टर में, है ना, कार्यपालिका के प्रकार में, जिसमें एक होता है आपका आदेशात्मक व्यवस्था, जिसमें राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। एक हमने संसदीय व्यवस्था पढ़ा, जिसमें प्रधानमंत्री सबसे पावरफुल होता है ना, और सरकार का प्रमुख भी होता है और राष्ट्र का प्रमुख भी वही होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने एक पढ़ा अर्ध आदेशात्मक प्रणाली, जिसके बारे में ये दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है। इसमें क्या होता है कि जो सरकार का प्रमुख है वो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो कौन होता है? राष्ट्र का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। यह हमारा अर्ध आदेशात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता। अब हम चारों ऑप्शन को पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर करते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है सरकार का प्रमुख कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन ये दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राज्य का प्रमुख यानी कि देश का जो प्रमुख है वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। आपको पता है कि राज्य यानी कि पॉलिटिकल साइंस में हम यहाँ पे देश की बात करते हैं। ठीक, उसके बाद है ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। तो भैया ये दो आपको पता है, राष्ट्रपति राज्य और सरकार का जो प्रमुख होता है वो किसमें होता है? आदेशात्मक व्यवस्था में होता है। और ऑप्शन डी दिया गया है प्रधानमंत्री राज्य और सरकार का प्रमुख होता है। ये तो भाई हमारे देश में है ना, संसदीय शासन व्यवस्था में ऐसी व्यवस्था होती है। ठीक है, तो ऊपर के अगर ऑप्शन ए और बी देखो ना तो भाई ये दोनों ही सही है, लेकिन अब हम इसको इसमें से किसको सेलेक्ट करें? तो भाई ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए बी दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके में से निम्न में से कौन सा असंगत है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। एमसीक्यू में बच्चे यही गलती करते हैं, तैर फैर में होते हैं भाई, पता नहीं क्या जा रहा है तुम्हारे यार। 3 घंटे तुम्हारे को मिल रहे हैं 80 नंबर के एग्जाम में, और इसमें से बहुत सारे तो एमसीक्यू है। एमसीक्यू करने में टाइम ही कितना लगेगा? टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन बस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में ना तैर फैर में होते हैं और गलत ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं बच्चे। ये गलती आपको नहीं करनी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। यहाँ पे क्या पूछा गया? देखिए, क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तरीके में से निम्न में से कौन सा असंगत है? असंगत यानी कि जो गलत है, ठीक है, जो सही नहीं है, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन को समझते हैं, उसके बाद आंसर हम करेंगे। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। तो भैया बिल्कुल ली जाती है। ठीक है, अन्य न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह ली जाती है। तो ये तो सही है। आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन है न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जा सकता। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी दिया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता। तो भाई ये गलत है। ठीक है, ये हमने पकड़ लिया गलत। क्या बोला है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना उनका तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं हो सकता। तो ये गलत है, हो सकता है ऐसा। और ऑप्शन डी क्या दिया गया है? न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद का दखल नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। यानी कि इसमें हमें गलत आंसर पता, मतलब गलत जो ऑप्शन दिया गया था उसको सेलेक्ट करना था। असंगत पूछा है ना, असंगत जो है उसको हमें सेलेक्ट करना था। यानी कि यहाँ पे अगर ऑप्शन डी की अगर हम बात करें, मतलब ऑप्शन सी, डी नहीं सी, वो क्या है? यहाँ पे हमें सही टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कि समानता भी जरूरी है हमारे लिए। समानता का मतलब आपको पता है कि सब बराबर, किसी के साथ किसी प्रकार की भेदभाव नहीं की जाएगी, है ना, सब बराबर है। स्वतंत्रता मतलब भाई सभी को स्वतंत्रता चाहिए, इंसान होने के नाते सभी को स्वतंत्रता तो चाहिए। तो कौन सा विद्वान, चारों में से कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने समानता और स्वतंत्रता दोनों को महत्व दिया है? ठीक है, उनका मानना यह है कि भाई समानता भी उतना ही जरूरत है जितना कि स्वतंत्रता। ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रूसो की बात करें तो ये फ्रांस से थे, फ्रांसीसी दार्शनिक है। हॉब्स की बात करें ये आपके ब्रिटेन से थे। कार्ल मार्क्स की बात करें जर्मनी के थे। डॉक्टर VR अम्बेडकर की बात करें तो आपको सबको पता ही होगा कहाँ से थे, इंडिया से थे। तो यहाँ पे जो
समानता और स्वतंत्रता की जो बात करने वाले जो विद्वान है उनका नाम है रूसो। ठीक है, तो रूसो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है और 6 है, ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो कथन और कारण वाले क्वेश्चन में फंस जाते हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ऑप्शन ए सही होता है और ऑप्शन ए और बी ही ज़्यादातर सही होता है। लेकिन इसमें भी आपको एक ट्रिक का यूज करना है। ऑप्शन ए या बी को आप लगाते हैं ना, ऑप्शन ए ज़्यादातर सही कब होता है, जब कथन और कारण दोनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे होते हैं, दोनों में संबंध नजर आ जाएगा, आपको लगेगा कि भाई जो कथन दिया गया है और जो कारण दिया गया है वो सिमिलर है, तो आप लगा दो, ऑप्शन ए लगा दो। ठीक है, लेकिन पढ़ लेना क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए में, उसके हिसाब से लगाना। तो पहले हम समझ लेते हैं भाई ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन किस तरीके से दिए जाते हैं। तो देखो क्या होगा, अभिकथन दिया जाएगा एक, ठीक है, उस अभिकथन को आपको पढ़ना है और अभिकथन को किसके माध्यम से दर्शाया जाएगा, ए के माध्यम से। ठीक है, और रीजन दिया जाएगा, कारण दिया जाएगा, उसको आर के माध्यम से दर्शाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए में होगा कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, और आर यानी कि जो रीजन दिया गया यानी कारण जो दिया गया है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। ये ऑप्शन ए होता है, हमेशा ऑप्शन ए में यही पॉइंट होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होता है अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी में हमेशा ये दिया होगा, और ऑप्शन सी में दिया होगा ए सत्य, मतलब ए का मतलब यहाँ पे क्या है, अभिकथन सत्य है और कारण असत्य है। और एक में दिया जाएगा कि कारण सत्य है और अभिकथन जो है वो गलत है। ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर देना है। चलिए भैया अब अगले हम क्वेश्चन देखते हैं और उन क्वेश्चन के जो भी अभिकथन और जो कारण दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। चलो देखते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, 5वां क्वेश्चन पहले अभिकथन दे दिया है ना, तो अभिकथन में है कि भाई राष्ट्र की सीमाओं का जो पुनर्निर्धारण है अभी भी जारी है। मतलब कि जो नए राष्ट्र जो बन रहे हैं या नए राष्ट्रों की जो सीमाएं हैं ना अभी भी निर्धारित की जा रही हैं, अभी भी उनका पुनर्निर्धारण हो रहा है, तो ये अभिकथन है। तो क्या आपको ऐसा लगता है ऐसा सही में हो रहा है? भाई मेरे को तो लगता है हो रहा है भाई, अभी भी बहुत सारे नए राष्ट्र बन रहे हैं है ना, देशों के बीच में सीमाओं के निर्धारण को लेकर बड़ी समस्याएं हैं। इंडिया पाकिस्तान की बात कर लो, इंडिया और चाइना की बात कर लो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे देशों में नए नए देशों की डिमांड की जाती है, जैसे कि पाकिस्तान से खालिस्तान अलग होना चाहते हैं, खालिस्तान गलत बोल दिया, खालिस्तान नहीं बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान मैं सही बोल रहा हूँ। जो पंजाब है, पंजाब से खालिस्तानी अलग होना चाहते हैं, मतलब खालिस्तान नामक नए देश की बात मांग करते हैं पंजाब में, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए। तो यहाँ पे राष्ट्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण अभी भी जारी है, ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो भैया अभिकथन तो हमारा सही है। अब हम कारण की बात कर लेते हैं। भैया कारण है कि राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के दावे में राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अलग राजनीतिक इकाई की मांग करते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आत्मनिर्णय का मतलब क्या होता है कि जो राष्ट्र है या कोई ऐसा इलाका है जो अपना खुद का निर्णय ले, अपने फैसले खुद से ले, तो इसके अंतर्गत ही क्या कर रहे हैं, जो छोटे इलाके हैं, ठीक है, जैसे कि बास्कन का एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था चैप्टर में, ठीक है, राष्ट्रवाद वाले चैप्टर में बास्कन का एग्जाम्पल दिया था, तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था। तो इस तरीके से क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, बास्कन को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, किसके तहत, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के तहत। तो ये भी क्या है, कारण भी आपका बिल्कुल सही है। और आप दोनों को मिलाए, कथन और कारण को मिलाए, तो जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हम क्या लिखेंगे, इसमें आंसर क्या लिखेंगे, हम आंसर लिखेंगे इसका कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभिकथन जो है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अभिकथन के रूप में दिया गया है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई। बिल्कुल सही है भाई, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की विचारधारा पर आधारित थी, है ना। कारण क्या दिया गया, एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता को मांग, जो समान नागरिकता की जो मांग है वो औपनिवेशिक शासकों में स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही।
कहने का मतलब क्या है कि एशिया और अफ्रीका के जो देश थे, जो कि उपनिवेश में मतलब जब गुलाम थे, उस समय समान नागरिकता पाने के लिए उन्होंने क्या किया, संघर्ष किया, संघर्ष में हिस्सा लिया। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, लेकिन हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। फ्रांसीसी क्रांति कहाँ है और यहाँ पे हम समान नागरिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, ये कहाँ, थोड़ा सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन का सही स्पष्टीकरण यहाँ पे नहीं दे पा रहा है, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन बी, है ना। ऑप्शन बी क्या होगा कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा भाई। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। बाकी देखिए यार, बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी स्टडी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी भी हवाबाजी दिखा रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई। उनके लिए एक ही बात कहूँगा कि जब तुम सो रहे होते हो ना, तो कोई ना कोई होता है जो पढ़ रहा होता है, और जब तुम उससे मिलोगे तो तुमसे आगे निकल जाएगा। मतलब सिर्फ यहाँ पे स्टडी की बात नहीं हो रही है, किसी भी फील्ड में जब तुम मेहनत नहीं कर रहे होते तो कोई ना कोई होगा जो मेहनत कर रहा होगा, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो तुमसे आगे निकल जाएगा। तो बस तुम्हारे लिए इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई अभी से, आज से स्टडी करना स्टार्ट कर दो। अभी तुम 11th क्लास में हो, अभी तुम विद्यार्थी हो, स्टूडेंट हो, इसमें क्या है, सबसे मेन आपका स्टडी है ना। जब जिंदगी में कुछ करने का वक्त आएगा ना, तो वहाँ भी कर लेना तुम, लेकिन अभी जो मेन तुम्हारा जो काम है वो काम करो ना तुम, ठीक है। तो स्टडी करें भाई, मेहनत करें आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक अधिकार राजनीतिक सिद्धांतकारों के द्वारा 17वीं और 18वीं शताब्दी में चिन्हित किए गए। यहाँ पे हमारे को प्राकृतिक अधिकार की बात करनी है, ठीक है। जो प्राकृतिक अधिकार है वो कौन से है, और इसको मतलब राजनीतिक जो विद्वान हैं उन्होंने 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या किया, चिन्हित किया है। तो देखिए प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत यहाँ पे 3 अधिकारों को चिन्हित किया गया। एक तो आपका जीवन का अधिकार है पहला, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। मतलब प्राकृतिक अधिकार का मतलब क्या है कि जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है उसको हमें, हमारे से ना कोई सरकार नहीं छीन सकती, ठीक है। सरकार उस अधिकार को नहीं छीन सकती है, प्रकृति ने हमारे को जन्म से मतलब जन्म के साथ ही दे दिया हमारे को, ठीक है। ऐसा कुछ इसको समझ सकते हैं। और जो इसका तीसरा है वो संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। ये 3 अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसमें अगर हम ऑप्शन को देखें तो पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन दिए गए। देखिए पहला, तीसरा, चौथा, यहाँ ऑप्शन बी दिया गया है। नहीं, ऑप्शन बी नहीं, पहला, तीसरा और चौथा, ये ऑप्शन सी है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जो कि प्राकृतिक अधिकार के अंतर्गत 3 अधिकार है, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। बस ये चीज आप समझ जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में बताना है। अब डेट तो सबको पता है कि भाई कब हुआ था, 1789 में, ऊपर ही हमने डेट देख लिया, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन पता नहीं कैसा अजीब सा दे दिया भैया। ऑप्शन तो हमारे को समझ में ही नहीं आ रहे, क्या दे दिया, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, ये क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए इसको आप कैसे समझिए, आपको पता है कि शताब्दी मतलब क्या है, 100 साल। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 साल, है ना। और यहाँ पे अगर हम शताब्दी को ना 2 भागों में बांटेंगे तो एक तो हो जाएगा भाई 50 से पहले वाला, और एक हो जाएगा 50 के बाद वाला। यानी कि जो 50 से पहले वाला होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा पूर्वार्ध, और 50 के बाद वाला जो होगा वो क्या होगा, वो उत्तरार्ध होगा। यानी कि यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1789 दे रखा है। 1789 का मतलब है कौन सी शताब्दी में समय काल आएगा, ये आएगा 18वीं शताब्दी में, ठीक है। कौन सी सदी में आएगा, कौन सी शताब्दी में आएगा, ये 18वीं शताब्दी में आएगा। अब भैया कैसे, ये तो 1789 है, ये तो 17वीं शताब्दी में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता भैया। जब हम शताब्दी की बात करते हैं तो एक क्रम हम आगे बढ़ा के चलते हैं, है ना। यानी कि अगर हम बात करें टोटल डेट की, अगर हम बात करें तो लगभग आप 1700 ले सकते हैं, ठीक है। 1700 से लेके 1800, ये इसके बीच में जो 100 साल का गैप है वो कौन सी शताब्दी कहलाएगा, वो 18वीं शताब्दी कहलाएगा। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ, है ना, तो ये कौन सी शताब्दी में आ जाएगा, 18वीं शताब्दी में। अब भैया उत्तरार्ध में हुआ
या पूर्वार्ध में हुआ? तो आपको पता है कि भाई ये 1789 यानी कि 1750 के बाद हुआ, है ना, 1750 के बाद, यानी कि ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। अब समझ में आ गया होगा यार तुम लोगों को, ठीक है, उत्तरार्ध का मतलब मैंने बता दिया है, मैंने अपनी तरफ से पूरा कोशिश की सब तुम लोगों को समझाने की, ठीक है। तो ये जो फ्रांसीसी क्रांति है वो क्या बताएंगे हम, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये क्रांति हुई थी। आगे बढ़ते हैं। और वैसे इसको समझने के लिए आप एक और क्या कर सकते हैं, मैंने ईसा पूर्व ईस्वी में, सदी, शताब्दी में क्या अंतर होता है उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। तो चैनल पे जाओ, देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि भाई वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूं, या आप कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिसको भी ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर नहीं मालूम है, सदी शताब्दी क्या होता है, क्योंकि हिस्ट्री के स्टूडेंट को तो भाई मैं बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बताता ही हूँ, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, हिस्ट्री उनके पास नहीं होगा, तो उनको ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थक करते हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि स्वतंत्रता की दो अवधारणा है, एक है नकारात्मक स्वतंत्रता, एक है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होता है कि भाई आपके स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, जो मन में आता है करो, ठीक है, जिसको मारना है मार दो, ठीक है, ऐसे समझ लो नकारात्मक में। सकारात्मक स्वतंत्रता में क्या होगा कि भैया आपके स्वतंत्रता पे कुछ उचित प्रतिबंध भी लगे होंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता। तो यहाँ पे पॉइंट जो क्वेश्चन लिया गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन करते हैं? तो बर्लिन दे रखा है, जे.एस. मिल दे रखा है, जेम्स मिल दे रखा है, और चौथा दे रखा है F.A. हॉयक, ठीक है, ऐसा नाम दे रखे भाई, नाम बड़ा खतरनाक है। तो यहाँ पे देखो जो आंसर होगा, आंसर है आपका यहाँ पे दूसरा जो दे रखा है जे.एस. मिल, और जो चौथा दे रखा है आपका F.A. हॉयक, ठीक है भाई, नाम थोड़े खतरनाक है दोस्त, क्या करूँ, थोड़ा सा मैंने बुक में सर्च मारने की कोशिश की है, एक आध दो जगह से मैं देखा हूँ, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोगों को भाई कंफर्म इसके आंसर मालूम है तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मैंने पूरी कोशिश की इसके आंसर को छाटने की, भाई मिल नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बुक में देखा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारे जे.एस. मिल यानी कि दूसरे वाले थे और चौथे वाले, तो ये कौन है भाई, दूसरा और चौथा, देखो ऑप्शन डी भी रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका क्या है, इसका सही उत्तर है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है लिबर्टीम, ऐसे कुछ शब्द दे रखा है आपका, ठीक है, प्रोनाउंस सही से हो नहीं पा रहे। तो लिबर्टी यानी कि लिबर्टीम टीम से निकला है, और लिबर्टीम शब्द किस से संबंधित है, मतलब किस भाषा का शब्द है ये लिबर्टी जो है, लिबर्टी समझ ले आप, तो ये किस भाषा का शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो शब्द दिया गया है ये है लैटिन शब्द है, ठीक है, लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या है आपका सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध किससे है? तो सामाजिक न्याय की अवधारणा का संबंध भाई हमारे समानता और स्वतंत्रता से है, ठीक है। बंधुता का मतलब आपको पता है, बंधुता का मतलब होता है भाईचारा दिखाना, है ना, तो ये तो नहीं है, लेकिन समानता और जो स्वतंत्रता है वो हमारे सामाजिक न्याय का पार्ट है, सामाजिक न्याय से इसका संबंध है। यानी कि ऑप्शन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों ये सही उत्तर है आपको, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, सही है, 10 दिसंबर। उसके बाद 2 अंक वाले क्वेश्चन आ गए हमारे, ठीक है। 2 अंक वाले क्वेश्चन की बात करें तो भाई राजनीति सिद्धांत का विषय क्षेत्र क्या है? विषय क्षेत्र मतलब कि राजनीति सिद्धांत में आप क्या पढ़ते हो, क्या कुछ पढ़ने को मिलता है? तो भाई राजनीति सिद्धांत में आप विद्वानों की बात करते हैं, है ना, बहुत सारे विद्वान, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, चाणक्य, है ना, और भी जो पुराने विद्वान हुए उनके बारे में आप समझते हैं, ठीक है। आप समझते हैं किसी देश की शासन व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक प्रणाली के बारे में, है ना, समानता, स्वतंत्रता जैसी विचारधारा के बारे में आप पढ़ते हैं। तो ये राजनीति का विषय क्षेत्र है। आसान था, बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं, इस कथन से आप क्या समझते हैं? तो राजनीति क्या है? जो राजनेता करते हैं वही राजनीति है। अबे हमारे यहाँ के राजनेता तो भाई चोर है, वो चोरी के अलावा कुछ नहीं करते। चोरी एक तरीके से ना भाई, आपको पता है ये जितनी भी धांधलियाँ जो करवाते हैं, ये जो गुंडागर्दी करवाते हैं, ये कौन करवाते हैं? राजनेता ही करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं? अपने स्वार्थ के लिए करवाते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करवाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई राजनीति वो नहीं है जो राजनेता करते हैं, राजनेता सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। राजनीति वो है जो सामाजिक कल्याण से संबंधित है,
राजनीति का उद्भव ही सामाजिक कल्याण से हुआ, है ना। राजनेता का मेन उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक कल्याण, लेकिन वो करते नहीं है वो। तो राजनीति का संबंध राजनेता जो करते हैं उससे नहीं है, बल्कि राजनीति का संबंध सामाजिक कल्याण से है। ये आंसर लिख दो भाई, कोई भी टीचर यार इंप्रेस हो जाएगा भाई, नंबर तो दे के जाएगा वो, ठीक है। तो ये कर देना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की किसी एक विधि को लिखिए। भैया अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कैसे हो सकता है, मतलब किसी चीज़ में उनका नेतृत्व को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, किस तरीके से अल्पसंख्यक जो है उनको भी हम दूसरे समुदाय के बराबर ला सकते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यक आपको पता है कौन होते हैं। अल्पसंख्यक यानी कि जो संख्या के रूप में क्या है, कम है, ठीक है। तो उनके लिए भाई आपको पता है कि हमारे संविधान में भी कुछ व्यवस्थाएं की गई है, उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे कि जो शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित हमारा जो अधिकार है, 5वां मौलिक अधिकार जो दिया गया है, वो विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए ही है। वो अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार उनको पूरा पूरा दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में इस क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक न्याय से संबंधित किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। क्या है, सामाजिक न्याय से संबंधित, है ना, समाज से संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित किसी कोई भी 2 नीति निर्देशक तत्व आपको बताने हैं। तो भाई जो नीति निर्देशक तत्व है उसका वर्णन आपको पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 में किया गया है, 36 से 51। अब ये नीति निर्देशक तत्व कई प्रकार के, कोई गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, कोई आर्थिक कल्याण से प्रभावित है ना। तो सामाजिक न्याय की स्थापना कौन से नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किया जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये प्रावधान किए गए हैं कि भाई सभी लोगों को सरकार क्या करवाएगी, रोजगार की गारंटी देगी, है ना, समानता मतलब समता मूलक समाज की स्थापना करवाएगी, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था सरकार बनाएगी जिसमें सभी व्यक्ति एक बराबर हो, आय के आधार पे, इनकम के आधार पे जो इतना ज़्यादा भेदभाव होता जा रहा है उसको कम किया जाए, है ना। तो यही सामाजिक न्याय से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें यही आएगा। रोजगार दो आपको, आप सभी लोगों को, है ना, जो आय का जो वितरण है वो समान तरीके से हो। ये 2 पॉइंट आप लिख दो, बहुत है, 2 पॉइंट इसमें लिखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश दिया जाना समानता के अधिकारों का उल्लंघन है या नहीं। तर्क संगत उत्तर दीजिए। तर्क देना है आपको कि जो मातृत्व है यानी कि जो गर्भवती महिला है उसको काम के समय अवकाश देना, ठीक है, कहीं काम कर रही हो, फैक्ट्री में काम कर रही है, कहीं भी काम कर रही है, तो उस समय अवकाश देना क्या समानता के अधिकारों के खिलाफ है? मेरे को तो नहीं लगता भाई, बाकी तुम्हारा मालूम नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि भाई ये समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रख रहे हैं, है ना। अब आपको अच्छा लगेगा कि भाई एक गर्भवती महिला है जो कि कहीं फैक्ट्री में काम कर रही थी और उसको आप जबरदस्ती फैक्ट्री में आप काम करने के लिए बुला रहे हो, गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये तर्क आप दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक आज़ादी के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो जो हमारे अल्पसंख्यक है उनके धार्मिक आज़ादी के लिए संविधान में कौन से प्रावधान किए गए भैया, ऊपर ही मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। मैंने बताया आपको हमारे मौलिक अधिकार के बारे में। जो हमारा जो मौलिक अधिकार है, जो 5वां मौलिक अधिकार है वो क्या है, वो यही ना कि भाई जो अल्पसंख्यक है वो अपने कोई खुद की धार्मिक संस्थाएं खोल सकते हैं, अपने किसी भी प्रकार की भाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप तो जो आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं। अब 4 अंकीय वाले क्वेश्चन आए भाई, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। 100 शब्दों में आपको इसका आंसर करना है। तो मेरा पर्पस ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सैम्पल पेपर का मतलब ये नहीं है कि भाई इन्हीं में से क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि दूसरे चैनल पे आपको बताया जा रहा है। आपको 4 सैम्पल पेपर 5 सैम्पल पेपर आपको करवा देते हैं, भाई ये कर लो पास हो जाओगे, इतना कर लो बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाई बेवकूफ़ बना रहे भाई तुम लोगों को, ठीक है, फेल हो जाओगे। तो चैप्टर की वीडियो को भाई जरूर देख के जाना, और हर चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो को जरूर देख के जाना। सिर्फ सैम्पल पेपर देख के गए, मैं बता रहा हूँ भाई फेल होने के पूरे चांसेस है तुम्हारे, मारे जाओगे, ठीक है। तो ये गलती कभी मत करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 19 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या आप मानते हैं कि भारत में स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को सशक्त किया है? सतर्क उत्तर दीजिए। सतर्क, देख लो कैसे कैसे शब्द हुआ भाई, शब्द देख रहे हो ना, खतरनाक। सैम्पल पेपर जो होता है ना भाई बहुत टफ तैयार किया जाता है, इतना टफ तुम्हारा पेपर नहीं आएगा।
ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, बच्चा पागल हो जाएगा ऐसे वर्ड सुन के। तो पेपर में, मेन पेपर है भाई, इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते, सैम्पल पेपर में बहुत कठिन क्वेश्चन दे रखे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे स्थानीय शासन के बारे में बताना है कि क्या सही में स्थानीय शासन ने लोकतंत्र को मजबूत किया है। भाई मेरे हिसाब से तो सही में मजबूत किया है। स्थानीय शासन आपको पता है ना, आपके नज़दीक का सबसे जो शासन व्यवस्था है, सबसे नज़दीक का वो स्थानीय शासन है। आपकी कोई समस्या होगी, मान लो कि घर बनाने के लिए, आवास बनाने के लिए हमारे गांव में पैसे दिए जा रहे थे और आप में से किसी को पैसे नहीं मिला, तो आप सीधा प्रधानमंत्री के पास पहुंच जाओगे या अपने मुखिया के पास जाओगे, है ना, या अपने आसपास में जो भी होगा उसके पास जाओगे। तो ये स्थानीय शासन के तहत ही मुखिया का चुनाव होता है या फिर जो ग्राम पंचायत है उसका चुनाव होता है ना। तो इससे क्या है कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है, स्थानीय स्तर पर ही हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्थानीय शासन ने क्या किया, लोकतंत्र को मजबूत किया। आपको पता है कि यहाँ पे 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, लोकतंत्र में महिलाओं का हिस्सेदारी बढ़ रहा है, तो और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है हमारा। ठीक है ना, ये तर्क दो जब भी बात बनेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया, भारतीय लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के चुनाव की कौन सी विधि अपनाई जाती है, वर्णन कीजिए। हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि यानी कि हमारे जो नेता लोग होते हैं, आपको पता है नेता लोग ज़्यादा चोर होते हैं, ऊपर ही मैंने बोल दिया, आप लोग खुद जानते हैं। ठीक है, वैसे मेरे को नेतागिरी नहीं करनी भाई, मेरे को पसंद नहीं है सब चीज़ें। अब देखिए, भारत में जो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि को चुनते हो कौन सी विधि से चुनते हैं भाई, बताओ। अगर आप लोगों को पता है कमेंट में बता देना। ठीक है, बहुत अच्छा आंसर देना आप लोग, मैं देने की कोशिश करता हूँ जो मेरे को मालूम है, मैं तो अपने तरीके से ही दूंगा। हमारे देश में अपनाई गई है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं इसको, यानी कि सर्वाधिक मत से जीत प्रणाली, है ना। ये चुनाव की व्यवस्था है जिसके तहत हम क्या करते हैं, अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। इसमें क्या होता है कि हम वोट दे रहे हैं और किसी चुनाव क्षेत्र से किसी जनप्रतिनिधि को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाता है, वो उस चुनाव क्षेत्र से विजय घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, ये है, इसमें यही बताना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में कौन सी याचिकाएं शामिल है, सविस्तार लिखिए। अब आपको पता है कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, टोटल 6 हैं। 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से हमारे 5 मौलिक अधिकार के नाम की बात करूं भाई, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, है ना। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधित अधिकार। ये 5 अधिकार है, लेकिन आपको पता है कि छठा जो सबका बाप है, बाप यानी कि जो सबका पालन कर रहा है, सबका पालन पोषण कर रहा है, अगर ये अधिकार नहीं होगा तो इन बच्चों का पालन पोषण नहीं हो सकता। समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है? इसको ना भाई डॉक्टर कह सकते हो, डॉक्टर। ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो डॉक्टर है और ये उपचार करता है, इसीलिए तो इसका उपचार मतलब इलाज करता है यार, इलाज करता है ये अधिकार हमारे। अगर किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया ना, वो बीमार हो गया कोई, मतलब बीमार का मतलब है उल्लंघन हो गया, तो उसको बचाने का काम कौन करेगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकारी करेगा। ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए हम किसके पास जाएंगे? जाहिर सी बात है कि हम न्यायपालिका के पास जाएंगे। तो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आप न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। ठीक है, न्यायपालिका अपना दरवाजा खोलेगी और अब आपके अधिकारों को बचाने के लिए कुछ रीट जारी करेगी। रीट यानी कि याचिका, है ना, याचिका दायर करेगी, जिसमें सबसे पहली याचिका है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि किसी को कैदी बनाया गया है, इसमें क्या होता है भाई, कैदी को बताओ, रीजन बताओ क्यों उसको कैद किया गया है, उसको 24 घंटे के अंदर जो सबसे पास का जो न्यायालय है वहाँ पे उसको क्या करो, पेश करो। ऐसा है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। उसके बाद परमादेश है आपका, ठीक है, निषेध आदेश होता है, अधिकार पृच्छ लेख है, उत्प्रेक्षण रिट है। ये 5 रिट है जिसके माध्यम से न्यायपालिका क्या करती है, हमारे मौलिक अधिकारों को बचाने का काम करती है। ठीक है, तो 5 याचिकाओं के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, न्यायपालिका वाला चैप्टर है, उसकी वीडियो को आप देख लेना, बहुत अच्छे से उसमें समझा रखा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया आपको आता नहीं है इसलिए आपने बताया नहीं। अब देखो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है यार, कितना बताऊंगा मैं? अब सारा कुछ आंसर बिल्कुल डीपली बताने लग जाऊंगा तो भाई टाइम बहुत लग जाएगा और 50-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, और मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाता, थक चुका हूँ बोल बोल के। ठीक है,
तो देख लेना भाई तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के विषय में नेहरू के प्रमुख विचार क्या थे? नेहरू जी ने भारत में जो हमने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई है उसके बारे में इनके विचार क्या थे नेहरू जी के? तो भैया सबसे पहले आप लोगों को धर्मनिरपेक्षता का मतलब पता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देना है, सभी धर्म को क्या मानना है? बराबर। सब धर्म क्या है? बराबर। यही क्या है? धर्मनिरपेक्षता। अब नेहरू जी जो थे, आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे हमारे, और इन्होंने बोल दिया कि भाई मैं तो किसी धर्म को मानता नहीं हूँ, ठीक है। और मतलब वो धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो किसी धर्म को अनदेखा कर दे या किसी धर्म को महत्व न दे। वो सभी धर्म को समान महत्व दिया करते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, हमारे जो धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करने वाली जो नीतियां थी उसका पक्ष लिया। जैसे कि विधवाओं को विवाह करने की मंजूरी। आपको पता है कि भारत में क्या था कि हिंदू धर्म में क्या था कि विधवाएं शादी नहीं कर सकती थी, ठीक है। सती प्रथा जैसी प्रथाएं चली आ रही थी। आपको पता होगा सती प्रथा आप 8वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। जाति के आधार पर भेदभाव होता था, आपको मालूम है, ठीक है। तो नेहरू जी इन सब चीज़ों के पक्ष में थे। अगर धर्म में जो एक कमी है उसको दूर करने के लिए अगर हमें धर्म में हस्तक्षेप भी करना पड़े तो हम करेंगे, इस बात का पक्षधर थे नेहरू जी। नेहरू जी चाहते थे कि भारत की अखंडता के लिए जरूरी है कि भारत में सांप्रदायिक हिंसा ना हो, धर्म के आधार पर मारकाट ना हो, क्योंकि उन्होंने विभाजन को देखा था और विभाजन के दौरान आपको पता है कि भाई धर्म के नाम पे सांप्रदायिक हिंसे हुए थे। तो इसीलिए वो धर्मनिरपेक्षता के एक अलग मॉडल की बात करते हैं जिसमें धर्म के अंदर हम हस्तक्षेप करें अगर हमें धर्म के अंदर को सुधार करनी है तो, ठीक है। ये नेहरू के धर्मनिरपेक्षता का मॉडल हो गया। बस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 23। अब भाई क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण कौन से हैं? सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से एक तरीके से तत्व है, ऐसे कौन कौन से तत्व है जिससे कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है ना। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट है। आप राष्ट्रवाद वाले चैप्टर को देखे होंगे, आप लोगों ने समझा होगा। राष्ट्रवाद को बढ़ावा जो मिलता है ना, यानी कि इसके विभिन्न चरण में आपका साझा इतिहास राष्ट्रवाद का मतलब आपको पता है, देश के प्रति प्रेम भावना दिखाना, है ना, देश के प्रति मन मिट जाना, अपने राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय सम्मान, मतलब राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, यही क्या है? राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं भाई? साझा इतिहास, जो कि लोगों को जोड़े रखती है। मैं भारतीय हूँ और मेरे को पता है कि भारत में हड़प्पा सभ्यता जैसी बहुत ही फेमस सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शक्तिशाली शासक हुए। हम सबका साझा इतिहास है, आप भी जानते हैं इनके बारे में, आप भी पढ़ते हैं, है ना। सिर्फ मैं थोड़ी नहीं पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हो। तो साझा इतिहास जरूरी है राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। इसके अलावा साझी संस्कृति, हमारे देश की मतलब वैसे तो भाई भारत में विविधता बहुत ज़्यादा है, इसलिए संस्कृति अलग है, लेकिन फिर भी मतलब साझी संस्कृति भी क्या करती है? राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देती है, लोगों को जोड़े रखती है। साझे राजनीतिक पहचान हो सकता है आपका। इसके अलावा एक होता है साझा भू क्षेत्र। जैसे कि हम भारत की बात करें, हमारा एक भू क्षेत्र है भारत का, है ना, जहाँ पे हम रहते हैं। अगर कोई दूसरा देश हमारे एक भी भूमि के टुकड़े पे कब्जा करने की कोशिश करता है तो युद्ध हो जाता है ना। हम सभी लोग अपने देश के किसी भी अंग को बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर मान लो कि पाकिस्तान है अभी जम्मू कश्मीर वाले पार्ट पे हमला करने की कोशिश करे तो क्या हम तो मतलब सिपाहियों का काम है भाई उसकी रक्षा करना, लेकिन एक भारतीय होने के नाते एक जज्बा हमारे अंदर भी रहता है कि भैया हमें भी उसको बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे भू भाग पे वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा देता है साझा भू क्षेत्र, है ना, जिसपे हम रह रहे हैं। तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं भैया राष्ट्रवाद के विभिन्न चरण में, ठीक है। 4 पॉइंट आपको मैंने बता दिया है, 4 नंबर का क्वेश्चन था, बस खत्म, आसान था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 24 वो है पैराग्राफ पर आधारित गद्यांश। अब गद्यांश को बहुत ही अच्छे से पढ़े और उसका आंसर दे। गद्यांश को पढ़ते भाई देखो, विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, यह सभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का केंद्र है। सदन का इसके तहत विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और सहयोग इत्यादि अत्यंत जीवंत बनाए रखते हैं। मतलब यहाँ पे जो भी प्रदर्शन होता है, विरोध होता है, यही इसको जीवंत बनाए रख रहा है, जिंदा है विधायिका, ठीक है। दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल तथा प्रभावी विधायिका के बिना
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। अगर विधायिका बढ़िया नहीं है, कुशल नहीं है ना, योग्य नहीं है, तो वास्तव में लोकतंत्र की स्थापना हो नहीं सकती भाई। आगे, विधायिका जनप्रतिनिधियों का जनता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो ये तो हो गया पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भाई कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देख लेते हैं, वो भी एमसीक्यू ही है। देखिए, संघीय विधायिका के कौन कौन से सदन हैं? संघीय विधायिका की अगर हम सदन की बात करें तो भाई संघीय विधायिका में हमारे आते हैं लोकसभा और आता है राज्यसभा। ठीक है, जो कि संसदीय 2 अंग भी है। संघीय विधायिका में ये 2 अंग आ जाते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऑप्शन बी सही है, आंख बंद करके मतलब लगा दो इसको, तुम ज़्यादा सोचो मत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, कानून बनाने का कार्य निम्न में से किसका है? तो भैया कानून बनाने का जो काम करता है वो विधायिका करता है। विधायिका यानी कि विधि का निर्माण करने का काम है इसका, है ना, कानून बनाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर इसी में जो तीसरा दिया रखा है, शासन का कौन सा अंग जनता के प्रति उत्तरदायी है? तो भाई शासन का कौन सा अंग जनता के प्रति उत्तरदायी होता है? तो जनता के प्रति जो उत्तरदायी होता है वो विधायिका भी होता है और आपका कार्यपालिका भी होता है, दोनों ही होता है। यानी कि ऑप्शन डी, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा भैया? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी लगाओ। आगे बढ़ते हैं, संसदीय नियंत्रण का निम्नलिखित में से कौन सा साधन नहीं है? मतलब कि संसद को नियंत्रण, जब संसद में बहस होता है ना, ठीक है, तो उस समय मतलब किस तरीके से उस पर नियंत्रण रखा जा सकता है? तो 3 चीज़ें तो है भाई, सही है, लेकिन इसमें से एक है जिसके माध्यम से संसद में नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। उसके बारे में आपको इसमें बताना है कौन सा है जो संसद में नियंत्रण रखने का साधन नहीं है। तो सबसे पहले भाई प्रश्न पूछना, तो भाई प्रश्न पूछ के संसद में नियंत्रण रखा जाता है संसद पर। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए भी हो सकता है, वॉकआउट के जरिए भी हो सकता है, कटौती प्रस्ताव जो है ना इसके जरिए नहीं हो सकता संसद में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी क्या है? सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मतलब ये जो है कार्टून के आधारित है, कार्टून पर आधारित है। भैया कार्टून कहाँ दे रखा है? हाँ आ गया कार्टून। देखो ये कुछ लोग खड़े हैं और कार्टून में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैंने कार्टून देख लिया है। किस चैप्टर से? ये जो है नागरिकता वाले चैप्टर में दे रखा है। और ये जो चैप्टर जो है आपको पता है शरणार्थी या प्रवासियों के बारे में बात करता है। तो मैंने देखा था कि वहाँ पे प्रवासी और शरणार्थियों की ही बात की गई है। ठीक है, कार्टून उसी पर आधारित है। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त कार्टून कौन सी अवधारणा से संबंधित है? तो भैया नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है, ऑप्शन डी लगाओ। ठीक है, नागरिकता। आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त कार्टून में दर्शाए गए लोग कौन है? प्रवासी, मजदूर, NRI, सामाजिक कार्यकर्ता, कौन है भैया ये? तो भाई ये प्रवासी है। ठीक है, प्रवासी मतलब पता है ना, कहीं और से आ जाते हैं जो, ठीक है, वो प्रवासी हो गए। अगला है, नागरिकों के बुनियादी अधिकार में कौन शामिल नहीं है? तो नागरिकों के बुनियादी अधिकार में भाई मत डालने का अधिकार तो होता है, बुनियादी अधिकार का ही पार्ट है। न्यूनतम मजदूरी का अधिकार है, शिक्षा पाने का अधिकार, ये बुनियादी अधिकार है। सामाजिक रूप से सहायता करने का अधिकार, तो भैया ये बुनियादी अधिकार कहाँ से? सामाजिक रूप से आपको सहायता कौन देगा? मेरा दोस्त, मेरे पापा, या फिर कोई और? कौन देगा? नहीं देते यार, सामाजिक रूप से सहायता नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी हटाओ। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या होगा, मतलब आपको यहाँ पे टिक करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि नागरिकों के बुनियादी अधिकार में कौन शामिल नहीं है। तो ये ऑप्शन डी, सामाजिक रूप से सहायता करने का अधिकार। ठीक है, इसको हटाओ, ये आपका होगा इसका सही आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश के लोगों ने समान नागरिकता पाने के लिए अश्वेत सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक लंबा संघर्ष किया? ठीक है, मतलब किस देश में जो है वो जो अश्वेत सत्तारूढ़ जो गोरे लोग थे उनके खिलाफ संघर्ष किया था? तो आपको पता है ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था भैया। दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबा संघर्ष चला था, जो काले लोग थे उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी एक कार्टून दे दिया, एक चित्र दे दिया भाई, चित्र। इस चित्र को देख लो, कौन है ये? हमारे दक्षिण अफ्रीका के भाई, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और नेल्सन मंडेला नाम है इनका, ये नेता है।
दक्षिण अफ्रीका के। तो आप क्वेश्चन देख लेते हैं इनकी अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन दे रखे। चित्र में दर्शाए गए व्यक्ति का संबंध किस देश से है? तो चित्र में दर्शाए गए जो संबंध मतलब जो व्यक्ति है उनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। ठीक है, कहाँ से है? दक्षिण अफ्रीका से है। उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता का नाम क्या है भैया? बहुत आसान है यार, पहले ही बता दिया, नेल्सन मंडेला है ये। ठीक है, उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता का पसंदीदा खेल कौन सा था? तो भाई बॉक्सिंग करना इनको पसंद था, है ना। बॉक्सिंग बताइए क्या होता है बॉक्सिंग में। उपयुक्त चित्र में दर्शाए गए नेता ने अपने जीवन के कितने वर्ष जेल के कोठरियों के अंधेरे में बिताए? भैया कितने साल बिताए इन्होंने? देखो 28 साल, अपने जीवन के बहुमूल्य 28 साल जेल में बिता दिया। यार कितना ज़्यादा अपने देश के प्रति मतलब अपने लोगों के प्रति इनका लगाव था। 28 साल कम होते क्या यार? हैं 28 साल तो मेरी उम्र भी नहीं हुई अभी, 28 साल जेल में रहे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया आएगा मेन क्वेश्चन, 6 अंकीय प्रश्न। देखो यार 6 अंक में अगर तुम नंबर लेना चाहते हो ना भाई, तो आंसर जो करना होगा ज़बरदस्त करना होगा। ज़बरदस्त मतलब कैसे करोगे? तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लगभग आपको 150-200 वर्ड लिखने हैं, मतलब 2 पेज कम से कम लिखने हैं, लेंथी आंसर लिखने हैं। अब मैंने ये नहीं कह रहा कि 2 ही पेज लिखो, आंसर ऐसा होना चाहिए जो टीचर को अट्रैक्ट करे और वो ना 6 में से 6 देने के लिए विवश हो जाए। तो कैसे करोगे? देखो 6 नंबर के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है? इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोले तो प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना बोले तो भूमिका ही बोल सकते हैं, भूमिका या प्रस्तावना। इसमें हम क्या करते हैं? क्वेश्चन को समझाते हैं। ये इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन का, यानी कि पूरे क्वेश्चन को समझाओ, क्वेश्चन में हम क्या बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, ये भूमिका में बताओ। फिर मेन जो आंसर है वो लिखो, और आंसर को कोशिश करो हेडिंग्स में लिखने की। हेडिंग्स में लिखोगे ना भाई 6 नंबर के क्वेश्चन को, तो पूरे नंबर मिलेंगे। सिर्फ पॉइंट्स बना दोगे, छोटे छोटे पॉइंट, और 6 पॉइंट लिख दोगे, नंबर काट लिए जाएंगे। ये गलती मत करना। तो हेडिंग्स में आंसर लिखो, हेडिंग को डिफाइन भी करो, तब जाके भाई टीचर खुश हो जाएगा तुमसे। ठीक है, उसके बाद लास्ट में लिखो निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है भैया? पहले तो हमने कभी सीखा नहीं, कोई बात नहीं यार, मैं सिखाता हूँ ना तुमको। निष्कर्ष का मतलब है कि क्वेश्चन जो तुमने किया है ना, क्वेश्चन का निचोड़ मतलब क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या सीखा तुमने, क्या लिखा है उसमें, क्या बताने की कोशिश की, उसी को शॉर्ट बना दो, 2-4 लाइन में लिख दो निष्कर्ष। इस तरीके से आंसर करो, पूरे 6 मिलेंगे भाई, 1 नंबर भी नहीं कटने वाला, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कोई भी टीचर होगा ना, कितना भी हार्ड चेकिंग करता होगा, 5.5 तक तो दे ही देगा। ठीक है, और बाकी जो बढ़िया टीचर होंगे 6 में से 6 देंगे, पूरे 24 में से 24 नंबर। 6 नंबर के 4 क्वेश्चन है ना, 24 नंबर पूरे मिल जाएंगे तुम्हारे को। अब समझ लेते हैं हम यहाँ पे भाई क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन में क्या बताना है हमारे को। सबसे पहले दिया गया है विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों द्वारा समय समय पर स्वायत्तता की मांग किन कारणों से उठाई गई। तो यहाँ पे आपको पता है कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। आपको पता है यहाँ पे कितने राज्य है? 28 राज्य है ना। तो राज्य क्या करते हैं? स्वायत्तता की मांग करते हैं, यानी कि ज़्यादा अधिकार चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा संसाधन चाहते हैं वो। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार से उनको ज़्यादा साधन मिले अपने विकास के लिए। जो राजनीतिक दल है वो भी यही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? स्वायत्तता की मांग क्यों करते हैं? तो अनेक कारण है, बहुत सारे कारण हैं। किसी को अपनी भाषा को ज़्यादा बढ़ावा देना है, भाषा की वजह से कुछ करते हैं स्वायत्तता की मांग। कुछ अपने संसाधनों की वजह से स्वायत्तता की मांग करते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा संसाधन है और दूसरे इलाके के पास संसाधन नहीं है, तो उसको अलग कर दो हमारे से। तो ये भी एक स्वायत्तता मांगने का एक तरीका ही हो गया। ठीक है, भाषा के आधार पे आपको पता है कि भाई नए नए राज्य हमारे देश में बनाए गए। जैसे कि पंजाबी भाषा बोलने वालों ने बोला कि भाई जो ये हिंदी भाषा बोलने वाले मतलब जो लोग हैं उनको अलग करो, हरियाणा बना दिया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बन गए, या फिर और भी बहुत सारे राज्यों का निर्माण हुआ, भाषा के आधार पे हुआ। आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पे बना। तो भाषा के आधार पे भी स्वायत्तता की मांग की जाती है, संसाधनों के आधार पे की जाती है। तो ये रीजन है स्वायत्तता की मांग की। ठीक है, अगला है भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता बताइए। अब भैया भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान मतलब भारतीय संघवाद में क्या होता है? 2 स्तर की शासन व्यवस्था होती है, आपको मालूम है। अब भारत में क्या है? भारतीय संघवाद में भी 2 स्तर की शासन व्यवस्था है, केंद्रीय स्तर की, राज्य स्तर की, और इसके अलावा एक स्थानीय स्तर की भी शासन व्यवस्था है, आपको मालूम है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या है? लिखित संविधान है। लिखित संविधान में सारे नियम, कायदे, कानून बहुत ही बारीकी से लिख दिए गए हैं। ठीक है, तो लिखित संविधान है हमारे पास। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो क्या करती है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई मतभेद होती है ना, तो उसको सुलझाने का काम करेगी। ठीक है, ये बता दो। इसके अलावा वैसे तो भाई
संघवाद की विशेषता में क्या होती है कि दोहरी नागरिकता की व्यवस्था होती है, यानी कि एक नागरिकता राज्य की तरफ से होती है और दूसरी नागरिकता केंद्र की तरफ से, मतलब पहली केंद्र की तरफ से, दूसरी राज्य की तरफ से। लेकिन आपको पता है कि भारत में जो है वो एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आप भाई सिर्फ भारत के नागरिक हो, आप किसी राज्य के नागरिक नहीं हो। मतलब हम कहते हैं कि भाई मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं गुजराती हूँ, है ना, मैं यूपी वाला हूँ, ऐसे बोलते हैं, लेकिन भारत में एक हरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप बता सकते हैं भारतीय संघवाद की विशेषता में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले देखो भाई, भारतीय संविधान को बनाया है संविधान सभा ने बनाया है। ठीक है, अब संविधान सभा का जो गठन है वो ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे संविधान सभा में। ठीक है, और इसका जो चुनाव है वो हमारे 1946 में क्या हुआ, 1946 में हुआ था प्रांतीय चुनाव। ठीक है, 1946 में प्रांतीय चुनाव के बाद इसी चुनाव के आधार पर हमारे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, और उन्हीं का काम क्या था, संविधान का निर्माण करना। ठीक है, तो इसमें से भाई कुछ स्थायी सदस्य चुने गए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। ठीक है, अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद स्थायी सदस्य हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप लोगों को मालूम है। डेट की बात करें तो भाई 9 दिसंबर 1946 को हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर को ही 1946 में ही जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उनको स्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। उसके बाद नेहरू जी की भूमिका भाई आप बताओगे। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में थोड़ा लिख दो कि भैया उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो उद्देशिका है, मतलब संविधान को हम क्यों बना रहे हैं, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है पता चल जाता है उद्देश्य प्रस्ताव से। ठीक है, उसके बाद बताओ कि भाई इसमें 11 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। ठीक है ना, हमारा संविधान जो है वो बन के तैयार हो गया कब, 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया, लागू कर दिया गया कब, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। अब एक सवाल, एक चीज़ और जान लो कि ये 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया। इसके पीछे का मेन रीजन ये था कि हमने 1930 से ही 26 जनवरी 1930 से ही हम क्या करते थे, इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करते थे, तो इसीलिए इसी दिन लागू कर दिया भाई संविधान को। ठीक है, ये प्रक्रिया है, आप बता दें। इसके अलावा इसमें आप कैबिनेट मिशन के भी कुछ पॉइंट्स डाल सकते हैं। ठीक है, आप 1935 के एक्ट को भी डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रावधान आपको पता है कि 1935 का जो गवर्नमेंट एक्ट था उससे लिए गए थे, तो ये भी आप लिखिए। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। देखो यार, बोलते बोलते थक चुका हूँ यार, बोलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन यार तुम लोग हो कि सिर्फ वीडियो को देखते हो, फ़ायदा उठाते हो और निकल लेते हो, मज़ा नहीं आएगा दोस्त। मोटिवेशन चाहिए ना मेरे को यार। तुम लोगों को मैं इतना मोटिवेट करता रहता हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे को मोटिवेट नहीं कर रहे हो। तुम लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो भाई। 70% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बिना सब्सक्राइब करे हुए मेरी वीडियो को देखते हैं। गलत बात है यार, गलत बात है, ऐसे मत करो भाई। वीडियो बनाना छोड़ दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। अब हम इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दिया गया है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन से परिवर्तन किए गए। 2 को लिखिए भाई, 2 परिवर्तनों को लिखना। देखिए 42वां संविधान संशोधन का मतलब क्या है कि हमारे जो भी संविधान है उसमें बदलाव करना, संविधान में बदलाव करना, है ना, वो संशोधन हो गया। तो 42वां संशोधन किया गया था कब, कब किया गया, 1976 में। ठीक है, 1976 में ये संशोधन किया गया था, और इसके माध्यम से पंथ निरपेक्ष, है ना, और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पे पंथ निरपेक्ष के बारे में आप बता दो और समाजवाद के बारे में बता दो कि भैया पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत जो है किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, सब बराबर, सब धर्म क्या है, बराबर है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम धर्म है, चाहे वो बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, कोई भी धर्म है, सब बराबर। ठीक है, पंथ निरपेक्ष हो गया। उसके बाद है समाजवाद। समाजवाद मतलब कि भैया जो सरकार है वो सभी के कल्याण के लिए काम करेगी, गरीबों की भलाई की काम करेगी, गरीबों की भलाई के लिए योजनाएं बनाएगी, समाजवाद। ठीक है, ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन आसान है यार, नंबर पूरे मिलेंगे तुम्हारे को 6। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, न्याय के विभिन्न आयाम कौन से हैं। न्याय के विभिन्न आयाम कौन से हैं और भारत में आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। तो भैया न्याय के ना 3 आयाम है, 3 आयाम के बस नाम ही लिखने हैं मेरे हिसाब से, इसमें वर्णन नहीं करना है, बस नाम लिख दो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, खत्म। ठीक है, उसके बाद बताओ कि भारत में आर्थिक न्याय को स्थापित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। भैया आर्थिक न्याय ना, आर्थिक न्याय कैसे स्थापित होगा।
जब आय का वितरण बराबर होगा। आपको पता है कि भारत में आर्थिक असमानता कितनी ज़्यादा है ना। इतने मतलब कुछ परसेंट लोग इतने अमीर है उनके पास भाई अंधा पैसा है, और मेरे जैसे कुछ गरीब भी है। तुम्हारे जैसे जो वीडियो देख रहे हैं वो गरीब लोग भी है जिनके पास कुछ नहीं है ना। किराए के मकान में रहता हूँ भाई, वहाँ से मतलब वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे अभी देखो पता नहीं कोई नहा रहा है, आवाज़ आ रहा होगा तुम लोगों को, है ना। बीच में आ जाते बच्चे, बीच में आ जाता टिक्की वाला, पता नहीं, समझ रहे हो। तो आय की असमानता बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना होगा, आय का समान वितरण करना होगा, ठीक है। इसके अलावा सभी लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवाना है भैया। अगर आर्थिक समानता स्थापित करनी है, आर्थिक न्याय स्थापित करनी है, तो सब लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, ठीक है। काम ही नहीं होगा तो कैसे बात चलेगी भाई, काम ही नहीं होगा। इतने सारे लोग बेरोजगार घूमते रहते हैं। आपको पता है पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा बेरोजगार हो रहे हैं भाई। इतने ज़्यादा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं हमारे पढ़े लिखे नवयुवक। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप बताएं, इसमें समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है वितरणात्मक न्याय की अवधारणा को समुचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब भैया ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं यार, रोशन भैया के चैनल पे आए हो तो कुछ समझ के जाओगे। देखो वितरणात्मक मतलब कि बांटना। वितरणात्मक क्या मतलब क्या होता है, बांटना किसी चीज़ को, है ना। तो न्याय का जो ये वितरणात्मक अवधारणा है वो क्या है, तो इसमें ना न्याय करने की जो भी अलग अलग विधि है उसके बारे में आपको बताना है। अब इसका मतलब ये तो जैसे यहाँ पे हम ना 3 आपके जो बुक न्याय वाले चैप्टर में जो पॉइंट्स बता रखे उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, क्योंकि 6 नंबर का एक आधी टॉपिक उसमें दे रखे। उसमें आपको पता है कि भाई एक तो आपका समान जरूरतों का विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल वाला है आपका, ठीक है। एक होता है तो इसमें हम अगर बात करें समान लोगों के साथ समान व्यवहार, एक पॉइंट तो आप न्याय वाले में बता सकते हैं कि भाई अगर समान लोग हैं ना तो उनके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें भेदभाव होता है ना आय के आधार पे, जैसे कि कोई महिला है कहीं काम कर रही है तो उसको कम वेतन दे दिया जाता है, और कोई पुरुष अगर उसी काम को करता है तो उसको ज़्यादा वेतन मिलता है। लेकिन काम तो भाई बराबर कर रहे हैं ना, मेहनत बराबर कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई वहाँ पे समान वेतन मिलना चाहिए, है ना। उसके बाद होता है एक दूसरा है समानुपातिक न्याय। इसमें क्या होता है कि भाई न्याय अनुपात में मिले। अनुपात मतलब कि एक रेशियो, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ, एक इंजीनियर है, इतना मेहनत करके बना है यार बंदा, वो इंजीनियर बना, तो उसको थोड़ी ना 8,000 सैलरी दोगे यार, 12,000 या 15,000 सैलरी दो। इंजीनियर बना यार, मेहनत किया उसने, पढ़ाई की है, तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए एक मजदूर की तुलना में। अगर एक मजदूर है तो भाई उसने क्या किया, क्या मेहनत किया भाई, है ना। वो आया और भाई मजदूरी ईंटे वीटे उठाना स्टार्ट कर दिया, मेहनत किया मैं मानता हूँ, लेकिन एफर्ट्स लगाए उतना जितना इंजीनियर बनने के लिए उसने पढ़ाई की होगी, जितना एफर्ट्स लगाया होगा उतना एक मजदूर ने तो नहीं लगाया। वो तो सीधा भाई अपना मेहनत कर रहा है, अपना काम में जुट गया। तो वहाँ पे हो सकता है समानुपातिक न्याय में हम ये एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मजदूर को इंजीनियर की तुलना में कम सैलरी दी जाएगी, ठीक है। एक हो गया। एक आप बता सकते हैं विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल। इसमें क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति है, जैसे इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक विकलांग व्यक्ति का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो कोई फ्लाईओवर है, उस पर चढ़ना है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उनके लिए रैंप बनवा सकते हैं, है ना। जिससे उनका जो चेयर है, जो साइकिल है, उसको वहाँ पे वो चढ़ा सकते हैं। वो क्या किया हमने, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल रखा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे पुट कर दे, बढ़िया रहेगा। तो ये पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 और आखिरी क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। भैया देखो, भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, हम आपको पता है कि जो चुनाव की 2 व्यवस्थाएं होती है। एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, और एक होता है आपका अनुपातिक चुनाव वाला, है ना, समानुपातिक चुनाव व्यवस्था। तो समानुपातिक चुनाव व्यवस्था में एक प्रक्रिया होती है एकल संक्रमणीय चुनाव व्यवस्था। तो भारत में जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय, जो आपका एकल संक्रमणीय जो भी है वो चुनाव व्यवस्था के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे लोकसभा के सदस्य है, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य है, जो हमारे विधानमंडल या विधान परिषद जो भी बोलेंगे, विधानसभा बोलेंगे, विधानसभा का जो सदस्य है वो सब क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यही बातें आपको बतानी है। उसके बाद इसी में अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, भैया मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के मुख्य अंतर बताइए। मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर बताना है, और दोनों में से कौन महत्वपूर्ण है। तो देखिए, जो जब हम बात करते हैं लोकसभा का जब चुनाव होता है, सरकार बनाती है, केंद्र सरकार बनती है, तो वहाँ पे कुछ मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, कुछ मंत्रिमंडल के। अब मंत्री परिषद में क्या होता है, मंत्री परिषद में क्या होता है कि जितने भी मंत्रियाँ होते हैं सबको इसकी सदस्यता मिली होती है। जैसे कि केंद्र स्तर पर 3 प्रकार के मंत्री हैं। एक तो आपके कैबिनेट मंत्री हो गए,
एक आपके राज्य मंत्री हो गए और एक आपके हो गए उप मंत्री। तो मंत्री परिषद में ये तीनों ही होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल की जब हम बात कर रहे होंगे तो मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होंगे। कैबिनेट मंत्री जिनको विशेष विभाग दिए गए, जैसे कि विदेशी मामले, विदेश मंत्री है ना, और इसी प्रकार से रक्षा मंत्री है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब इसमें से महत्वपूर्ण कौन है? तो भाई जाहिर सी बात है कि जिनके पास ज़्यादा पावर है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पावर कैबिनेट मंत्री के पास ज़्यादा होता है, यानी कि मंत्रिमंडल ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं, तो ये मंत्रिमंडल ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये 30 क्वेश्चन थे। अब देखो, ये जो DOE द्वारा जो ये सैम्पल पेपर जारी किया गया ना पूरे यूट्यूब पे, भाई किसी ने नहीं समझा रखा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन पेपर है। आप पूरे यूट्यूब पे सर्च मार के देखो, मैंने तो भाई सर्च मार लिया है, उसके बाद वीडियो बना रहा हूँ। मेरे को तो कहीं मिला ही नहीं भाई ये सैम्पल पेपर, और लेकिन रोशन भैया ने सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, तो अब क्या, अब लाइक करो भाई मेरे वीडियो को, शेयर करो यार। ठीक है, तो लाइक शेयर करके ज़रूर जाओ और अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में कि रोशन सा स्टडी पॉइंट जो है वो आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट, सबसे बढ़िया जो यूट्यूब चैनल है वो रोशन सा स्टडी पॉइंट ही है। बताओ, फैला दो, पूरे क्लास में फैला दो, पूरे ग्रुप में फैला दो, अपने पूरे इलाके में फैला दो भाई चैनल का नाम रोशन सा स्टडी पॉइंट, रोशन सा स्टडी पॉइंट। ठीक है, देखो भाई एग्ज़ाम तुम्हारा नज़दीक है, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब रोशन भैया है साथ तो डरने की क्या है बात। सारी चीज़ें तुम लोगों को करवा दिया है यार, चैप्टर की वीडियो बना के दे दी तुम लोगों को, MCQ वीडियो दे दी तुम लोगों को, चैप्टर की वीडियो दे दी तुम लोगों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दे दी, अब ये सैम्पल पेपर भी दे दी। क्या चाहिए अब तुम लोगों को? अब क्या जान लोगी मेरी, मतलब मेरी जान लोगे क्या यार, मारोगे क्या मेरे को? ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दो यार, खुश हो जाऊँगा मैं, और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों से मेरे को। मिलता फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।